हेलो स्टूडेंट्स, हमारी ये हिस्ट्री की चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान्स का पार्ट 2 है। इससे पहले के पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से दिल्ली की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज हुई, किस तरह से बढ़ाई गई। इनिशियली दिल्ली को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, तो ये चीज़ें हमने देखी। हमने दिल्ली सुल्तान्स का क्रोनिकल ऑर्डर भी देखा। तो अब हम आगे के इस वीडियो में डिस्कस करते हैं फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सुल्तान। फाइंडिंग आउट फाइंडिंग्स अबाउट दिल्ली सुल्तान्स। इससे क्या समझ में आया आपको कि हमें कैसे पता लगता है कि दिल्ली में सुल्तान हुए थे, उनका ये क्रोनिकल ऑर्डर था। तो वही सारी बात जो कि आप हिस्ट्री में पढ़ते हुए आते हैं कि इन सब चीज़ों का हमें किससे पता लगता है? इंस्क्रिप्शन से। हिस्ट्री का जो सोर्स है वो क्या है? इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, वेरियस जो राजा हुए, महाराजा हुए, उन्होंने अलग अलग कॉइन्स चलाए, उनसे पता लगा। आर्किटेक्चर्स, ये सारे सोर्सेज हुए हिस्ट्री को पता लगने के। इससे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो कि वैल्यूएबल होगी। इंफॉर्मेशन हमें किससे मिलती है? इन सब चीज़ों से इंफॉर्मेशन हम इनसे गैदर करते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। इन सब के अलावा यदि हम पर्टिकुलर सुल्तान के कॉन्टेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो जो स्टोरीज होती थी, जो कहानियाँ लिखी गई थी, उनसे हमें सब कुछ पता लगता है। और स्टोरीज को बोला गया था तारीख। अरब भाषा का एक वर्ड है तारीख। ये हो गया सिंगुलर, और यदि इसका प्लूरल करें हम तो वो होगा त्वारिख। त्वारिख हिंदी में लिख देता हूं मैं, त्वारिख। तो अब आपको समझ में आ गया त्वारिख क्या है? स्टोरीज। ये लिखी किनके द्वारा गई थी? ये अलग अलग जो राइटर्स थे, जो दिल्ली सुल्तान के अंडर में काम करते थे, ऑथर जो होते थे, उनके द्वारा लिखी गई थी। और राजाओं की इनमें या सुल्तान्स के बारे में, सुल्तानों की पूरी जीवनी, उनकी क्रियाकलाप, उनकी एक्टिविटीज़ को इसमें नोट किया जाता था। जो ये ऑथर होते थे, ये कैसे होते थे? बहुत ही लर्नड मैन होते थे, बहुत ही विद्वान। कैसे होते थे ये? लर्नड मैन। और ये एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी होंगे, या तो क्या होंगे? सेक्रेटरीज। एडमिनिस्ट्रेटर होंगे। पोइट होंगे, दरबारी कवि। या इसके अलावा कोर्टियर्स होंगे, दरबारी होंगे। देखो यहां तक मैंने क्या बताया आपको कि जो दिल्ली सुल्तान थे उनके बारे में फाइंडिंग्स हमें पता लगती है इंस्क्रिप्शन से, कॉइन से और आर्किटेक्चर से। और इसके अलावा हमें लॉट ऑफ जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है उनकी रची हुई किताबों से, जो कि लिखी जाती थी किनके द्वारा? लेखकों के द्वारा। ये जो लेखक होते थे, ये कैसे होते थे? बहुत ही विद्वान होते थे। उनके सेक्रेटरी होते थे, या तो जो सुल्तान होते थे, या उनके एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, या फिर उनके पोइट होते थे, या फिर उनके कर्टियर्स होते थे। और ये जो सारी जो इवेंट्स हैं, ये उनके द्वारा रिकॉर्ड की जाती थी। ये जो इवेंट होती थी इम्पोर्टेंट, उनको वो रिकॉर्ड करते थे। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण काम वो और करते थे ये लोग, क्योंकि ये राजा के बहुत करीब होते थे, तो ये उसको एडवाइस भी करते थे। जो सुल्तान होता था उसको एडवाइस भी ये करते थे। अब सुल्तान तो आपको समझ में आ रहा होगा ना, किंग को यदि आप अरब भाषा में बोले तो सुल्तान बोलते थे। तो एडवाइस भी उनको करते थे कि किस प्रकार से इम्पोर्टेंट
जो जस्टिस रूल वगैरह ये सब चीज़ें इनको एडवाइज करते थे कि किस प्रकार से शासन व्यवस्था हमें चलानी है या किस प्रकार से शासन व्यवस्था में गलत हो रहा है, ये सारी चीज़ें एडवाइज ही इनको करते थे। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट किनके बारे में, ये जो तारीख लिखने वाले ऑथर थे इनके बारे में। पहली, ये जो थे ये हमेशा सिटीज में रहते थे, लिव्ड इन सिटीज। कहाँ रहते थे ये सारे ऑथर जो थे, सिटीज। क्यों? क्योंकि देखो इतने इंपॉर्टेंट पदों पर काम करते थे, सचिव हुआ करते थे, प्रशासनिक अधिकारी हुआ करते थे, दरबारी कवि या दरबारी होते थे। तो गांव में इनका क्या काम, ये कहाँ रहते थे, सिटीज में। गांव में तो कभी गलती से ही कोई एक आध मिलता था। इसके अलावा इनका लिखने का जो मोटो था वो था रिच रिवार्ड्स प्राप्त करने के लिए। मीन्स तारीख क्या थी, सुल्तानों की जीवनी, सुल्तानों की एक्टिविटीज के बारे में लिखते थे, उनकी जो अचीवमेंट्स थी वो लिखा जाता था। तो सुल्तान के बारे में यदि उनकी प्रेज में कुछ आप लिखेंगे, उनकी प्रशंसा में कुछ आप लिखेंगे तो आपको रिवार्ड्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो उनको रिवार्ड्स की भी उनके मन में रहती थी। इसके अलावा ये कुछ आइडियाज या कुछ आइडियल जो कंडीशन है वो सजेस्ट करते थे, कुछ आइडियल कंडीशन या आइडियल ऑर्डर ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये लोग राजा को सजेस्ट करते थे, सुल्तान को सजेस्ट करते थे कि किस प्रकार से सोशल ऑर्डर जो है वो होना चाहिए। और उनको बताने का जो कारण था, उनके दो आधार थे, दो बेस थे। एक था बर्थराइट, हो गया। दूसरा था जेंडर डिस्टिंक्शन। क्या है ये, मैं दोनों एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो तारीख के लेखक होते थे ये राजाओं को बोलते थे कि आप का राजा होना क्या है, बर्थ राइट है, आपका जन्म का अधिकार है। यानी आपको ये किसने अधिकार दिया है, गॉड ने। आपको ये जो राइट है ये किसने दिया है, गॉड ने। प्रिविलेज है आपका, ये क्या है, स्पेशल अधिकार है, प्रिविलेज। ये उधर बोलते थे कि आपको ये जन्म सिद्ध अधिकार है आपका राजा होना, क्योंकि आपको ये विशेष अधिकार किसके द्वारा दिए गए हैं, गॉड के द्वारा। इसके अलावा दूसरा आधार होता था जेंडर डिस्टिंक्शन। इसके तहत उधर बोलते थे कि रूल जो है वो सिर्फ मेल डोमिनेशन का होना चाहिए, सिर्फ मेल आदमी या व्यक्ति जो कि पुरुष है वो ही क्या कर सकता है, रूल कर सकता है। मतलब उनका आधार होता था सोशल और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो इन सब चीजों को प्रमोट करते थे वो। तो ये तीन जो बेसिक आइडिया है वो आपको इसमें याद होना चाहिए। अब इसका एक एक्सेप्शन मैंने आपको सुबह भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जब 1236 में कौन सुल्तान बने थे, रजिया सुल्तान। कौन थी ये, इल्तुतमिश की पुत्री थी और 40 तक ये रही थी। ये एक लेडीज थी, क्या थी, एक फीमेल। तो जरा आप गौर कीजिए कि जो ये ऑथर थे उनके इरादों के ऊपर ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो चीज है वो हुई कि नहीं हुई, क्योंकि वो तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देते थे। लेकिन रजिया सुल्तान उस समय महारानी बनी थी, कब, 1236 में, 1236 में, और 1240 तक वो रही थी। इनके बारे में विवरण दिया जाता है। उस समय एक लेखक थे मिनहाज ए सिराज।
इनका जन्म हुआ था 1193 में और ये बेसिकली अरब से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने रजिया के बारे में लिखा था कि रजिया जो थी वो बहुत ही एबल और क्वालिफाइड लेडीज थी। किसमें? जितने वो भाई बहन थे उनमें सब में से वो क्वालिफाइड और महत्वपूर्ण वो एबल थी और वह कंफर्टेबल थी। किसमें? कंफर्टेबल टू रूल, यानी वो शासन करने के लिए भी कंफर्टेबल थी। कंफर्टेबल थी वो, बिल्कुल शासन करने के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल थी। लेकिन फिर भी उस समय, क्योंकि सोसाइटी में इस तरह का प्रचलन था कि उस समय जो विद्वान लोग थे, नोबल थे, उस समय के जो दरबारी लोग थे, बड़े बड़े सरदार लोग जो थे, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और 1240 में इसको फिर गद्दी से हटाया गया। मिनहाज ए सिराज का बोलना था कि रजिया सुल्तान में वो सारी कैपेबिलिटी, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थी जिसके बल पर किसी इलाके का राजा बना जा सकता है, यानी रूल किया जा सकता था इसके द्वारा। लेकिन उसके साथ तो सिर्फ एक ही गलत हुआ कि गॉड ने उसको क्या बना दिया? फीमेल। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हम यदि डिस्कस करें तो 1262 में, 1262 से 1289 के बीच में आंध्र प्रदेश के वारंगल डिस्ट्रिक्ट, अभी भी आप लोकेट कर सकते हैं, मैप में आपको मिल जाएगा। आंध्र प्रदेश में वारंगल लोकेट करना। वारंगल में एक डायनेस्टी हुआ करती थी, डायनेस्टी उसका नाम था काकती। उसकी एक रानी हुई थी, शासक, जिसका नाम था रुद्रमा देवी। उसने इतने अच्छे से शासन किया था कि लास्ट में उसने अपने आप को क्या कंसिडर करती थी कि वो राजा है, न कि रानी। उसमें इतनी कैपेबिलिटी और वो सारी चीजें थी। हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा उसी के साथ में, क्योंकि देखो 1262 और ये 1236 से 1240 उसी समय, उस समय नहीं, इससे लगभग 200-300 साल पहले 980 से 1003 में जम्मू कश्मीर में एक रानी हुई थी, दीदा। ये भी बहुत ही कैपेबल और बहुत ही क्वालिफाइड शासक थी और इसको दीदी बोला जाता था, इसीलिए इसका नाम पड़ा दीदा। और ये कहाँ से बिलोंग करती थी? जम्मू कश्मीर से। तो ये कुछ मैंने अलग इवेंट्स आपको इसमें बताई। अब आगे चलते हैं हम हमारे दूसरे कॉन्टेक्स्ट की तरफ। इस कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इनिशियली जब सुल्तान लोग आए तो उन्होंने कहाँ अपना अधिकार जमाया? दिल्ली में। दिल्ली में उन्होंने राज किया। तो किस तरह से दिल्ली से ये बाहर के इलाकों में, यानी सदर्न में भी, वेस्ट में भी, ईस्ट में भी, ऑलमोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर इन्होंने किस तरह से अपना राज जमाया, उस पूरी जर्नी को इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसका टाइटल होगा फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, यानी किस तरह से, गैरिसन का मतलब होता है गढ़ नहीं होता एक छोटा सा, जैसे ये इलाका जीत लिया फिर इसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन कर दिया, इसको गैरिसन बोलते हैं। तो किस तरह से गैरिसन से आप एम्पायर की तरफ बढ़े, वो सब चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है कि ये आए थे 13 सेंचुरी में। तो अर्ली 13 सेंचुरी में हुआ क्या? अर्ली 13 सेंचुरी में सुल्तान रेयरली दिल्ली जो था उसके आगे वो बढ़े, यानी 13 सेंचुरी में, 13 सेंचुरी जो अर्ली 13 सेंचुरी थी उसमें वो दिल्ली के आसपास के इलाके में ही रहे। क्यों? क्योंकि वो इतने
कैपेबल नहीं थे, इतने रिसोर्सेज नहीं थे। तो उन्होंने किया क्या था कि जो दिल्ली सल्तनत थी, जैसे ये दिल्ली उन्होंने जीत लिया, इसको चारों तरफ से फोर्टिफाइड करवा दिया। चारों तरफ इन्होंने क्या करवा दिया, दीवारबंदी करवा दी, गढ़ बनवा दिए। और इसी के अंदर उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा आर्किटेक्चरल जो एक्टिविटीज़ थी दुनिया भर की, जैसे मस्जिद वगैरह का निर्माण करवाया, कुतुब मीनार के बारे में आप पढ़ते हैं, और भी कई तरह की इवेंट्स उन्होंने बनाए, जैसे मोती मस्जिद और कई तरह की मस्जिद, जामा मस्जिद, ये सब उन्होंने इसमें बनाया। तो इनिशियली जो थे वो इसी गढ़ के अंदर रहते थे। हिंटरलैंड जो थी, हिंटरलैंड मतलब हो गया किसी इलाके के अंदर, आंतरिक इलाके, किसी प्रोविंस के आंतरिक इलाकों में वो अपनी पहुंच नहीं बना पाए थे। कब की बात है, अर्ली 13th सेंचुरी की। मैं इसको आप बता देता हूँ। अर्ली 13th सेंचुरी में इन्होंने हिंटरलैंड में भी अपना एक्सेस नहीं किया, और वो जो थे वो डिपेंडेंट होते थे ट्रेड पर, ट्रिब्यूट पर और प्लंडर पर। यानी ट्रेड से अपना रेवेन्यू जनरेट करते थे, ट्रिब्यूट उनको छोटी मोटी मिल जाती थी, क्योंकि दिल्ली सल्तनत पर वो शासन कर रहे थे, तो कुछ छोटी मोटी ट्रिब्यूट उनको मिल जाया करती थी। उस समय कंडीशन ऐसी थी कि जो दिल्ली था, आपको मैं मैप की सहायता से बताता हूँ। ये मैप आपको अच्छे से विजिबल होगा, तो इसकी मदद से हम पढ़ाई करते हैं। तो इनिशियली जब सुल्तान लोग आए तो वो यहाँ उन्होंने अपना अधिकार अपना यहाँ जमाया। तो यहाँ से पूरे बंगाल, ये पूरा बंगाल हुआ करता था, ईस्टर्न की तरफ ये राजपूताना, सिंध प्रांत और सदर्न पार्ट, ये सदर्न पार्ट हो गया। इसमें अपना डोमिनेंस बिठाना बहुत ही चैलेंजेबल कंडीशन थी। चैलेंजेबल कंडीशन कैसे थी, क्योंकि उस समय कई कंडीशन हुआ करती थी, कई एडवर्स कंडीशन जो थी वो क्या क्या थी वो हमें डिस्कस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें प्लेन पेपर पर सिर्फ पढ़ना पड़ेगा क्या क्या डिफिकल्टीज थी। रिबेलियन, वॉर, इसके साथ बैड वेदर, खराब मौसम, इसके अलावा जो कम्युनिकेशन जो रूट होते थे वो भी फ्रेजाइल होते थे। तो ये सारी कंडीशन आप याद रखो कि यहाँ से आप अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड करना चाहेंगे, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट डिफिकल्टीज थी वो थी रिबेलियन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनका क्या करते थे, विरोध करते थे, क्योंकि ये नए नए इस कंट्री में आए थे, तो यहाँ के लोग इनको इतनी पहचान नहीं देते थे और इनके खिलाफ दुनिया भर के विद्रोह होते थे, वॉर में ये लगे रहते थे। इसके अलावा यहाँ से यहाँ जाने के लिए या यहाँ से इस प्रांत में जाने के लिए भी इनको जो बैड वेदर कंडीशन थी उनका सामना भी इनको करना पड़ा था। तो ये चैलेंजेबल कंडीशन थी। इनके अलावा मंगोल अटैक होते थे इन पर। मंगोल किस साइड से आते थे, अफगानिस्तान से, इस साइड से, देखो यहाँ से, अफगानिस्तान से नॉर्थ वेस्ट से घुसते थे और इनके खिलाफ अटैक करते थे। मंगोल बेसिकली होते कहाँ से थे, चाइना के ऊपर एक कंट्री है मंगोलिया, उज्बेकिस्तान होते हुए वो सारे यहाँ अटैक करते थे। तो ये कंडीशन भी उनको दिक्कत करती थी। इसके अलावा कुछ लोकल गवर्नर्स हुआ करते थे, जैसे ये प्रोविंस था, इसमें अलग गवर्नर था, इसमें अलग गवर्नर था, इसमें अलग गवर्नर था। तो ये भी तो नहीं चाहेंगे ना कि कोई आकर हम पर राज करे, तो इनसे भी इनका कन्फ्लिक्ट बना रहता था। तो ये सारे जो कन्फ्लिक्ट थे ये हमने डिस्कस किए कि ये सारी समस्याएं थी। इसी कारण इनको अर्ली 13th सेंचुरी में बढ़ने में बहुत समय लगा, एक्सपेंशन करने में समय लगा। इनके 3 इम्पोर्टेंट राजा हुए, इम्पोर्टेंट सुल्तान हुए जिन्होंने अपनी टेरिटरी को एक्सपेंड किया। इनमें सबसे पहला था गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन कब बना था, आपके रजिया सुल्तान के बाद में। गियासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खलजी, ये खलजी वन के थे। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक।
मोहम्मद बिन तुगलक। ये 3 इंपॉर्टेंट शासक हुए जिन्होंने अपनी उसको स्ट्रेटेजी को बनाकर और किस तरह से अपना एरिया इन्होंने एक्सपेंड किया। इसको बढ़ाने के लिए इन्होंने 2 प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनाई। पहली थी इंटीरियर फ्रंटियर। दूसरी स्ट्रेटेजी में इन्होंने अपना जो एक्सपेंशन किया वो था एक्सटर्नल फ्रंटियर। क्या था ये? इंटरनल फ्रंटियर को यदि आप समझना चाहोगे तो इसमें इन्होंने फोकस किया कि जो हिंटरलैंड थे, हिंटरलैंड मतलब मैं बता देता हूं आपको, जैसे यहाँ आसपास के रीजन में, ये पूरे रीजन पे वो शासक करते थे, तो हिंटरलैंड हो गया। इसके आंतरिक इलाके यहाँ भी उनकी पहुंच नहीं हुआ करती थी। जैसे आप मानो ये मध्य प्रदेश का इलाका हो गया, कोई शासक यहाँ बन गया, तो ये हिंटरलैंड हो गया, उसका आंतरिक इलाका। यहाँ से उसको रेवेन्यू वगैरह सब मिलता था, लेकिन डायरेक्ट उनका एक्सेस इसमें नहीं होता था। तो इंटीरियर फ्रंटियर के तहत उन्होंने हिंटरलैंड को क्या किया? कंसोलिडेटेड किया। कंसोलिडेशन ऑफ हिंटरलैंड। इस हिंटरलैंड के तहत इन्होंने क्या किया? सबसे पहले इन्होंने किया डिफोरेस्टेशन। क्या किया? डिफोरेस्टेशन। देखो मैं बताता हूं, यहां एक इंपॉर्टेंट है, इधर से आपकी यमुना नदी जाती है, यहां से आपकी गंगा नदी जाती है। तो जो गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र था इसको बोला जाएगा दोआब। ये देखो यमुना और ये गंगा, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है दोआब, यानी 2 पानियों के बीच की जगह, उसमें इन्होंने डिफोरेस्टेशन किया, यानी जितने फॉरेस्ट कवर थे उनको हटा दिया। इसके साथ इसके लिए उन्होंने दुनिया भर के कैंपेन चलाए। कैंपेन के तहत उन्होंने क्या किया? जो गैदरर्स, हंटर, शिकारी लोग हुआ करते थे, या जो ट्राइबल्स लोग जो थे, जो कि चारागाह वगैरह वहां करते थे, उनको वहां से भगा दिया गया, उनके हैबिटेट को नष्ट कर दिया गया। तो आप इसमें लिख सकते हो हंटर, एक मिनट, हंटर और गैदरर्स वर एक्सपेल्ड। इनको भगा दिया गया और क्या किया गया? जंगलों को साफ सफाई करके वहां की जो भूमि थी, क्योंकि वो फर्टाइल थी, नदियों के द्वारा वहां नई मिट्टी जमा की जाती थी, तो वो किसको दे दी गई? किसानों को, पीजेंट को। और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी वहां शुरू कर दी। तो ये था आपका पहला इंटीरियर फ्रंटियर। इसके तहत उन्होंने नए नए टाउन्स बनाए और फिर उनका रीजनल जो ट्रेड था उसको प्रमोट किया। ये हो गया आपका इंटीरियर। दूसरा है आपका एक्सटर्नल। एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी में क्या किया? एक्सटर्नल स्ट्रेटेजी में इन्होंने क्या किया? मिलिट्री का सहारा लिया, मिलिट्री अभियान चलाए। मिलिट्री अभियान को बोलते हैं एक्सपेडिशन। मिलिट्री अभियान इन्होंने लॉन्च कर दिया। देखो इनका क्रम याद रखिएगा, पहले इन्होंने इंटीरियर फ्रंटियर पर काम किया, फिर उसके बाद एक्सटर्नल फ्रंटियर पर काम किया। इसमें उन्होंने मिलिट्री एक्सपेडिशन वो लागू की, कहाँ? सदर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया में। और ये ज्यादा से ज्यादा किया गया आपका अलाउद्दीन खलजी के समय। अलाउद्दीन खलजी पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने सदर्न इंडिया में मिलिट्री कूप किया या मिलिट्री अभियान चलाए। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अलाउद्दीन खलजी से ये चले थे और खत्म कहाँ हुए थे? मोहम्मद बिन तुगलक पर। मोहम्मद बिन तुगलक तक
ये अभियान जारी रहे थे। उसके बाद में फिर धीरे धीरे मुगलों का शासन आ गया था। तो सुल्तानों की जो आर्मीज थी, जब ये मिलिट्री अभियान चलाते थे तो ये क्या करते थे, दुनिया भर के एलिफेंट्स, घोड़े, दास वगैरह हो या प्रीसियस जो मेटल होते थे, प्रीसियस धातु वगैरह जो होती थी, उनको एक्वायर कर लेते थे, उनको कैप्चर कर लेते थे और उनको जमा करके दिल्ली सल्तनत की जो परिधि थी उसमें लाकर जमा करते थे। वो उसके खजाने में उसको लाकर जमा करते थे। तो ये उनका एक्सटर्नल तरीका रहा। दोनों में आपको क्लियरिटी आई होगी। अब इसका एक दूसरा फैक्ट है कि 150 ईयर अगो बाद में, यानी 1206 से ये शुरू हुए और लगभग 150 साल बाद में जब मोहम्मद तुगलक का शासन लगभग खत्म होने वाला था, तो वहाँ कुछ अलग अलग इम्पोर्टेंट, यानी तब तक इम्पोर्टेंट कुछ घटनाएं घटी। इन लोगों की जो आर्मीज थी वो इतनी पावरफुल हो गई थी कि उन्होंने खूब मार्चिंग की, कई राजाओं को उन्होंने डिफीट किया। और इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हम ये कर रहे हैं, और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े एरिया को उन्होंने क्या कर लिया, सीज कर लिया। बड़ी बड़ी सिटीज को उन्होंने क्या किया, सीज किया। तो ये इंपॉर्टेंट उन चीजों के बारे में हुआ। दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका ये होता था कि वो अपना जो टैक्स था वो टैक्स किससे लेते थे, पीजेंट्री से, किसानों से। क्यों? क्योंकि किसानों के वेलफेयर के लिए तो उन्होंने जंगल वगैरह कटवाए थे, आदिवासी लोगों को उन्होंने भगाया था। इसके अलावा टैक्स कलेक्शन करते थे, जस्टिस, न्याय को डिलीवर करते थे उनका जो एरिया होता था। तो ये सब चीजें धीरे धीरे लाजमी है कि ऐसा तो होना ही था। यदि कोई राजा एस्टेब्लिश हो जाएगा तो ये सब चीजें लागू करेगा। अब हम इसमें आर्किटेक्चरल क्या क्या देन है मुगलों की, सुल्तानों की, दिल्ली की सल्तनत के दौरान क्या क्या इंपॉर्टेंट देन थी। तो सबसे पहला था द मस्जिद। मैं आपको मस्जिद का अर्थ बताता हूं। मस्जिद उन्होंने बहुत बनवाई। मस्जिद क्या है? मस्जिद को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मॉस्क्यू, आप सभी को पता होगा। तो मॉस्क्यू का अरब जो वर्ड है वो है मस्जिद। मस्जिद एक अरबिक वर्ड है जो अंग्रेजी में उसका मिलेगा है आपका मॉस्क्यू। यह स्थान होता है मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के पूजा वगैरह करने का, यानी यहां वो नमाज वगैरह अदा करते थे। बहुत सारे लोग यहाँ इकट्ठा होकर नमाज वगैरह या प्रेयर वगैरह करते हैं। बहुत सारे लोग जब इकट्ठे होकर वो करते हैं तो वो जामा मस्जिद में करते थे। जामा मस्जिद में कई सारे लोग इकट्ठे होकर नमाज अदा करते हैं। जब मुस्लिम लोग नमाज अदा करते हैं तो वो अपना मुंह रखते हैं किसकी तरफ, मक्का की तरफ। मक्का और मदीना फेमस प्लेस है, मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है, जो कि सऊदी अरेबिया में है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें, क्योंकि मक्का और मदीना दोनों ही इंडिया के वेस्ट में है, इसलिए हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जब भी नमाज अदा करते हैं तो वेस्ट की तरफ अपना मुंह रखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको बोला जाता है किबला। क्या बोला जाता है इसको? किबला। ये रिचुअल्स है मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड, आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप याद रखिएगा। और इसके अलावा क्या क्या देन है अंग्रेजों की, सुल्तानों की? मोहम्मद तुगलक ने एक इंपॉर्टेंट मस्जिद बनाई थी जिसको बोला गया था बेगमपुरी मस्जिद। तो पूछा जाएगा बेगमपुरी मस्जिद किससे रिलेटेड है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड है। इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बनाया था कि इन्होंने दिल्ली में एक मॉस्क्यू का निर्माण करवाया था, जो कुतुब मीनार भी हम उसको बोलते हैं, आपको पता होगा उसके बारे में। इसके अलावा मौत की मस्जिद ये बनाया गया था सिकंदर लोदी के द्वारा। दिल्ली में ही बनाया
गया। 1520 में बनाया गया था मस्जिद जमाली कमाली। जमाली कमाली। तो ये आर्किटेक्चरल या कल्चर में देन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में किनकी? दिल्ली के सुल्तानों की। तो इसमें एक्सटर्नल फ्रंटियर पे किस तरह से उन्होंने एक्सपेडिशंस किए, किस तरह से उन्होंने अभियान चलाए, इसके अलावा आर्किटेक्चरल फॉर्म में उनकी क्या क्या देन है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस की। इससे आगे की चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।